present the budget for the year. नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश हो गया है। देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। क्या खास है, क्या राहत दी गई है, क्या खामियां हैं जो कि विपक्ष की ओर से गिनवाई जा रही, तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। I present the budget for the year. मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट पेश किया। बजट पेशी से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए 9 सूत्र पेश किए हैं, जिसमें देश के हर वर्ग को देखते हुए योजनाएं लाई गई हैं। विकसित भारत के 9 सूत्र: खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। वहीं यह बजट किसानों के लिए भी काफी अहम साबित हुआ है। बता दें कि किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई, जिसमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, साल भर में नेचुरल फार्मिंग से जुड़ेंगे 1 करोड़ किसान, खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा, दालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा, मस्टर्ड, सोयाबीन और तिलहन उत्पादों में बढ़त, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी सरकार। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लागू किए जाएंगे। युवाओं के लिए भी ये बजट खास तौर पर अहम रहा। युवा, शिक्षा और बेरोजगारी से जुड़े तमाम मुद्दे बजट में रखे गए। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर फोकस। 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम का ऐलान। 10 लाख तक का एजुकेशन लोन मिल सकेगा। पहली बार नौकरी करने वालों के लिए भी बड़ा ऐलान। पहली बार नौकरी वालों के लिए अतिरिक्त पीएफ। नौकरी की शुरुआत करने पर 1 महीने का मिलेगा वेतन। वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किस्तों में जारी होगा। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका फायदा होगा। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका। 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए 5 योजनाएं। टैक्स को लेकर इस बजट में काफी राहत मिली। आम आदमी की जेब पर इसका अच्छा असर देखने को मिल सकता है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। 3 लाख तक सालाना आय टैक्स फ्री। 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स। 7 से 10 लाख तक आय पर 10% टैक्स। 10 से 12 लाख तक आय पर 15% टैक्स। 15 लाख से ज्यादा आय पर 30% टैक्स। चलिए, बजट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, नरेश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और अजय गुलिया, प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत विधु जी आपसे करते हैं।
जाहिर है सरकार बजट की तारीफ करती ही है और विपक्ष खामियां निकालता है, ये हर बार की कहानी है। लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है निराशाजनक, केवल जुमलेबाजी, केवल सरकार बचाने का, सिंहासन बचाने का प्रयास किया गया कि किसी वर्ग के लिए कुछ भी खास नहीं है बजट में, ये कहना विपक्ष का। ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन सबको नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। देखिए, बड़ा अचरज की बात है कि विपक्ष को हमारे देश के जो युवा हैं वो इस देश के किसी वर्ग में नहीं गिनते। उन्हें नहीं पता कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो आज लॉन्च हुआ है, किस प्रकार से बजट के माध्यम से उसकी अनाउंसमेंट हुई है। मैं हैरान हूं कि इस देश की महिलाओं को वो इस किसी वर्ग में नहीं गिनते, हिंदुस्तान के किसी वर्ग में हमारा विपक्ष नहीं गिनता। मैं हैरान हूं कि इस देश के किसानों को वो किसी वर्ग में नहीं गिनते, क्योंकि किसानों के लिए जो है आज हमने देखा किस प्रकार से सरकार ने पूरे खजाना खोल दिया अपना। मैं हैरान हूं कि किस प्रकार से इस देश के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को भी ये जो है वंचित समाज को भी अपना नहीं मानते। हम देख रहे हैं सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से किस प्रकार वंचित, दलित और आदिवासियों के लिए जो है बहुत सारी जो है योजनाएं आज रोल आउट हुई हैं। मैं इस बात के लिए भी हैरान हूं कि किस प्रकार से इस देश के मिडिल क्लास जो मध्य वर्ग है, जिसके लिए टैक्स स्लैब के अंदर जो है एक बड़ा अभूतपूर्व बदलाव हुआ है और साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन आज 10 साल बाद जो है एक मुश्त जो है 50% और बढ़ गई, यानी पहले 50,000 थी, आज 75,000 हो गई। उसको भी ये किसी वर्ग में नहीं गिनते। अब ये देश को जानना है कि वो इस विपक्ष को किसी वर्ग में गिनना चाहता है, नहीं गिनना चाहता है। ये एक बहुत संतुलित, समग्र और समावेशी बजट है। इतना शानदार बजट है जो हर वर्ग को छू रहा है, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। कोई भी वर्ग ये बता दे, हम यहाँ पर बताएंगे कि उसके लिए क्या रोल आउट हुआ है। और सबसे ज्यादा इस देश का भविष्य, इस देश को विकसित करने का जो रोड मैप तैयार किया गया और वो युवाओं के कंधों पर जो एक जिम्मेदारी डाली गई है, किस प्रकार से हर युवा को आज एक गारंटी के तौर पर एक तरह से दे दिया गया कि वो अपने एजुकेशन विद स्किलिंग लेकर जब निकलेगा तो उसकी इंटर्नशिप कार्यक्रम जो है देश की टॉप 500 कंपनियों में उनको जो है 1 साल का इंटर्नशिप कार्यक्रम दिया जाएगा। और ये किसी प्रकार का राहुल गांधी का खटाखट वाला मामला नहीं है, झूठ। ये ऐसा मामला है जिसमें हर जो युवा है आज वो आश्वस्त होगा कि देश के 500 बड़ी कंपनियां जो हैं उसमें 1 करोड़ युवा, मैं फिर से कह रहा हूं 1 करोड़ युवाओं को जो है प्रति वर्ष जो है इंटर्नशिप कार्यक्रम मिलने वाला है। बहुत सारे देश दुनिया के ऐसे जिनकी आबादी ही 1 करोड़ नहीं है। इतना बड़ा कार्यक्रम जो है, उसके बाद अगर ये कहना कि भाई किसी वर्ग को नहीं मिला तो बड़े आश्चर्यजनक बात है। लेकिन मैं इनकी बात से हैरान तो हूं, लेकिन ये आदतन अब ऐसा हो गया। मैं राहुल गांधी का ट्वीट जो है पढ़ रहा था और बड़ा हैरान हुआ उनकी बात सुनकर। किस प्रकार से राहुल गांधी का अटपटा सा ट्वीट था। वो अडानी और अंबानी का बात कर रहे थे इस पूरे बजट के अंदर। मुझे बता दें कि वो अडानी अंबानी को फेवर करने के लिए कौन सी नई घोषणा हुई है, कोई एक घोषणा बता दें, नहीं बता पाएंगे। वो ये साथ साथ ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जो है सारे राज्यों में को लूट लिया गया, उनमें से कुछ भी नहीं दिया गया। और फिर अंत में क्या कह रहे हैं कि ये कॉपी और पेस्ट है, यानी जो हमारा जो संकल्प पत्र था, इनका क्या नाम था, वो गारंटी पत्र था, उसका कॉपी पेस्ट है। तो अपने गारंटी पत्र पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो केवल एक जुमला है इनका गारंटी पत्र जो है, और उसमें सारे स्टेट्स को लूटने का इनका कार्यक्रम था खटाखट योजनाओं द्वारा। ये आज राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके सारे देश को बताया कि उनका जो एक जोक था, एक जो फ्रॉड उन्होंने किया था इस देश के साथ, इसका उनका ट्वीट खुद बता रहा है। तो ऐसे नकारात्मक विपक्ष के साथ आज जो है देश की जनता खुद को एंगेज नहीं कर पा रही है। जी। सबका साथ और सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से निरंतरता से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का और एनडीए सरकार का एक मंत्र रहा है शासन का। आज हमने शासन का और निष्पादन में और विकास में देखा है सबका साथ और सबका विकास की उसकी छाप दिखती है। बजरंग जी, आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहे इसमें सबका साथ सबका विकास की छाप? ये कह रहे हैं हर एक वर्ग, आप कोई वर्ग तो ऐसा बताएं जिसके लिए कोई राहत, रियायत, कोई सौगात ना दी गई हो। कांग्रेस के आरोपों को निराधार बता रहे हैं।
विधु जी बोलिए। बजरंग जी, का आधार व्यापार होता है। किसी प्रकार की 1 रुपए की सुविधा वे छूट टैक्स में नहीं मिली। दूसरी बात, जहाँ किसान का मामला है, किसान की जो मांगे थी एमएसपी गारंटी वाली, कोई जिक्र नहीं। कर्जे में ऊपर विधु जी अभी कोई सभी जिक्र से नहीं। उत्तर ले लेते हैं उसके बाद मेरी बात सुनिए, ये स्थिति रही यहाँ तक। पहले 2014 के अंदर मोदी जी ने कहा था आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। आज 2014 से 24 हो गए। आज 2 करोड़ की गिनती करें तो 20 करोड़ हो गया। कहीं युवाओं को नौकरी देने की बात है, इतनी नौकरी हमने दे दी या दे देंगे, कोई एजेंडा नहीं। ये सिर्फ एक कारागरी मतलब कलाकारी उनके है। ये जुमले वाली जो सरकार है ना, जुमलेबाजी फेंकती है, गुगा करती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मैं देख रहा था बार बार चैनल के ऊपर भी इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हमारे लिए ये तो बहुत अच्छा बजट आया है, किसानों के हित में आया, युवाओं के हित में आया, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा। कौन सा उद्योग बढ़ेगा भाई? कौन सा व्यापार बढ़ेगा भाई? आपने 1 रुपए की छूट नहीं दी। जहाँ किसान रो रहा था भी हमारे ऊपर खाद पे, बीज पर, दवाइयों पर कभी टैक्स नहीं था, आपने उस पर टैक्स लगाया। जहां तक ये डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, ट्रैक्टर के पार्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ पे ट्रैक्टर पर बढ़ा दिया, मशीनरी पार्ट बढ़ा दिया। किसानों की मांग थी भाई जो खेती में उपयोग आने वाला सामान है उस पर टैक्स मुक्त किया जाए। टैक्स मुक्त करना तो दूर की बात, कम तक का जिक्र नहीं है। कैसे आप किसानों की आय 2 गुना करोगे? मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ स्थिति है युवाओं को रोजगार का बात कर दी। अरे तुमने 20 करोड़ तो युवाओं को रोजगार पहले देना था, वो देने के बजाय आपने छीनने का काम किया। और देखिए 2-3 बजट हुआ, बजट के अंदर हरियाणा किया, वित्त मंत्री जी ने कोई जिक्र तक नहीं किया, एक भी योजना हरियाणा के लिए नहीं रखी। आपके सामने है, सिर्फ दबाव के अंदर 2 स्टेट बिहार आंध्रा आपके सामने है, उनको राजवी करने के लिए भाई उनको बजट में तो सब में कर दिया। बाकी आप हरियाणा का पूरा बजट चेक कर लीजिए, कहीं हरियाणा का जिक्र आया हो, कोई परियोजना आई हो या कोई काम किया हो या कोई भी एक चीज हरियाणा के लिए इन्होंने देने का काम किया हो। ये स्थिति है। बजट जो है ना, तो आप देखोगे महंगाई ले लो, कोई महंगाई का जिक्र हो, महंगाई तो कोई अंकुश लगाने की बात करी हो। 2014 के अंदर जो दाल की कीमत 50 रुपए किलो होता थी, आज 140 रुपए किलो। जो सस्ता तेल 55 रुपए लीटर होता था, आज 160 रुपए लीटर है। कोई जिक्र है दो आपके साथ? या पेट्रोल डीजल का मामले ले लो, जो 55-56 लीटर होता वो 100 रुपए है। तो सोनी गैस सिलेंडर एक महंगाई पर अंकुश लगेगा, 400 रुपए होता था, 1000 रुपए है। तो इसी प्रकार का कहीं उन्होंने टच भी किया हो, छूट देनी दूर की बात कि हम रसोई गैस सिलेंडर का हम कीमत कम करेंगे, या जो हम खाद्य वस्तु हैं उसकी कीमतें कम करेंगे, या युवाओं को यूं कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की बात तो दूर करते हैं। क्या से दोगे? कहां से दोगे? जब आप देखोगे, आप जीएसटी लगा लो, इनकम टैक्स लगा लो, एक्साइज ड्यूटी लगा लो, लाइसेंस फीस, सारे टैक्स अगर आप मिलाते हो तो कम से कम 70-80% टैक्स बनता है। 100 रुपए के सामान के ऊपर ये टैक्स लगता है। जनता के जेबों में आप डाका पे डाका डाले जा रहे हो, महंगाई पे महंगाई बढ़ाई जा रहे हो, ना महंगाई पर आप राहत दे रहे। युवाओं को अरे युवाओं पर अगर रोजगार होता तो मैं एक बात पूछता था ज्योति जी, फिर ये बेरोजगारी क्यों बढ़ती? और बेरोजगारी कारण नशा बढ़ रहा है पूरे देश के अंदर। हरियाणा खास तौर में आज नशे के अंदर अव्वल स्थान पे कैसे आ गया? और अपराध के अंदर हरियाणा अव्वल स्थान में वो कैसे आ रहा है? डेली युवा पीढ़ी जो नशे के दलदल में दस्ती हुई गोलियां चला रही है, रोटी मांग रही है, लूटपाट कर रही है, आपके सामने हत्याएं तक हो रही है। क्यों हो रही है भाई? जब रोजगार होगा
तो क्यों अपराध बढ़ेगा, क्यों नशा बढ़ेगा? जब रोजगार नहीं है इसलिए जनता दुखी है। सरकार ने जो बजट पेश किया, केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री जी जो बजट पेश किया, ना तो ये किसान का हक का है, बताओ एक बात कहता हूँ, ना इससे युवाओं का लाभ मिलेगा। खास तौर पर व्यापारी उद्योगपतियों को तो कोई जिक्र तक नहीं है। छूट तो देने की बात है, एक आइटम बता दो, एक आइटम। जैसे आपने आम उपयोग में आने वाली वस्तु में जनरल गुड्स पर 5% वेट था, आपने 18 में 28% 1 रुपए का भी आपने टैक्स में कम किया हो। कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद पर टैक्स नहीं था, आपने जीएसटी के दायरे में लाकर 5% उस पर टैक्स का। अभी रुकिए विदु जी, ठीक है बजरंग जी, आपकी बात पूरी हुई, मैं सभी से अपनी स्टेटमेंट दे रही हूँ पहले। एक मेन बात थी, एक देश एक टैक्स, धारा दिया। तो मेन बात को लास्ट में क्यों कहते हैं जब टाइम खत्म हो जाता है? शुरुआत में कह दिया कीजिए। एक टैक्स की जो बात थी तो मार्केट से क्यों ली जा रही है? मार्केट रेणु साहब, गई। बजरंग जी कह रहे हरियाणा को कुछ अलग से नहीं मिला के, केवल आंध्र और बिहार को मिला के, और ये भी एनडीए गठबंधन के जो घटक, निर्णायक घटक हैं, उसकी वजह से, उनके दबाव से। सीएम साहब कह रहे हैं कि हरियाणा को बहुत फायदा मिलने जा रहा है। उनका बयान अभी सामने आया बजट को लेकर, जो प्रतिक्रिया सामने आई। नहीं, अभी तक जो हमने बजट देखा है, पढ़ा है और सुना है, और दिन में भी हमारी कई डिबेटें थी, उसमें तो हमें अब तक कहीं ऐसा नहीं मिला कि हरियाणा को कुछ विशेष दिया गया हो। और मेरे ख्याल से अगर कुछ है तो जरूर भाई बताने का काम करें। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से बिहार को और आंध्र प्रदेश को दिया गया है, और पूरा जो इंडिया है उसमें किसी भी स्टेट को इस प्रकार से नहीं दिया गया। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने 1 लाख करोड़ रुपए की डिमांड रखी हुई थी, इसी प्रकार बिहार के नीतीश जी ने भी काफी बड़ी डिमांड रखी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्पेशल इनको दिया गया है वो साफ दर्शाता है कि सरकार के ऊपर इनका दबाव था, और अपनी सरकार सही से चले, अपना सिंहासन बचा रहे, अपने सिंहासन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी झलक इस बजट में दिखाई दे रही है। ज्योति जी, देखिए, सरकार जब बजट पेश करती है तो मैं नहीं मानता कि सभी चीजें गलत होती हैं। सरकार कोशिश करती है अच्छा करे, और कहीं ना कहीं जब सरकार की नीति किसी बजट में साफ झलकने लग जाती है तो वो एक गलत बात होती है। वो नीति झलकनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से 2 स्टेट के ऊपर केंद्र का पैसा उनको देने का काम किया, अच्छी बात है, दे दीजिए, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरा मानना यह है कि दूसरे स्टेट्स को क्यों नहीं, उनके कंपैरिजन में उनको भी मिलना चाहिए था। समस्याएं तो हर जगह है। बाढ़ की समस्या के नाम से बिहार में 11,000 करोड़ रुपए देने का काम कर दिया, 11,500। क्या हमारे प्रदेश में बाढ़ की कहर नहीं होता? पिछले साल कितनी बाढ़ आई थी, कितने स्टेट डिस्ट्रिक्ट में हमारे का बुरा हाल हो गया था। तो हर जगह की हर समस्या हर जगह है, लेकिन दूसरों को नजरअंदाज करना और जहां से हमारा सिंहासन बसता है उनको जो है ना लाभ देने का काम किया गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, मैं मेरी बिल्कुल बुराई नहीं करता, कुछ चीजें हैं जैसे 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की इन्होंने बात की, यदि वो ग्राउंड पर उतर जाती है, जिस प्रकार से हरियाणा में स्मार्ट विलेजेस बनाने की बात की गई थी, 500 हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे, वो नहीं बने हैं। इस प्रकार से 12 जो इंडस्ट्रियल हब हैं, अगर वो बनते हैं तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन ग्राउंड पर बनेंगे या नहीं बनेंगे। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो इन्होंने किया है कि 1 करोड़ को हम वो करेंगे, इंटर्नशिप करवाएंगे 500 बड़ी कंपनियों में, अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात मैं इसकी मानता हूं, जो सोलर की कीमत इन्होंने घटाने का काम किया, कैंसर की दवाइयों का काम घटाने का काम किया, ये ठीक है, ये कुछ काम किए हैं, कुछ काम अच्छे होते हैं। बट जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था बड़ा काम, जो कहते हैं कि जो बड़े अपने आप को कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये कहते हैं इनकम टैक्स में हमने एक अद्भुत अलौकिक जो है ना परिवर्तन करने का काम किया। ज्योति जी, 12 साल के बाद यदि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 की जाती है तो इन्फ्लेशन और डिक्रीजिंग ऑफ मनी वैल्यूएशन कितना हो चुका होगा? मैं समझता हूं कि डबल हो चुका होगा। तो इस प्रकार की स्लैब में जो 1-1 लाख रुपए बढ़ाने का काम किया जाता है, तो ये कोई खास नहीं है, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करने का काम किया है। मिडल वर्ग जो है उसको बिल्कुल मारने का काम किया गया है। इसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी कि टैक्स प्रणाली में, टैक्स सिस्टम में, टैक्स स्लैब में कुछ अच्छी राहत शायद सरकार इस बार दे, लेकिन वो नहीं दिया गया है। ये मध्यम वर्ग के साथ एक धोखा हुआ है। दूसरी बात, हमारे साथी भी कह रहे थे, विदु राहुल जी भी कह रहे थे कि किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है इसमें। देखिए, किसान की कोई बल्ले बल्ले नहीं हुई।
नेचुरल आप ऑर्गेनिक खेती से आप जोड़ देंगे, उनको ट्रेनिंग दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम किसान की थी, किसान आज बिल्कुल घाटे में चला हुआ है, जिसके लिए उन्होंने कहा था भाई मेरा प्रोडक्ट कम से कम ये निर्धारित कर दे, जो भी परचेज करेगा इससे कम में परचेज नहीं करेगा, जिसको हम एमएसपी के नाम से जानते हैं। और इसके लिए किसान ने 750 शहादतें देने का काम किया, 13 महीने आंदोलन चलाने का काम किया, उनको वहां से भगा करके उठा दिया गया और किसान ने झटका दे दिया पॉलिटिकली। इसके बावजूद हमें ये उम्मीद थी कि एमएसपी का कानून के बारे में जरूर में चर्चा की जाएगी, वो चर्चा नहीं हुई। दूसरी हमें उम्मीद थी कि किसान के ऊपर जो टैक्स थोपे गए हैं 2014 से पहले, किसान के इनपुट के ऊपर, खाद बीज दवाइयों के ऊपर और इसके इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक्टर, ट्रॉली, हर जो भी लैंड रोवर वगैरह, इनकी मतलब उनके ऊपर टैक्स नहीं हुआ करता था। वो टैक्स 2014 के बाद जीएसटी आने के बाद लगा दिया गया। हमें उम्मीद थी कि जिस प्रकार से किसान डूबता जा रहा है कर्ज में, तो इनके ऊपर से टैक्स को हटाने के बारे में जरूर चर्चा की जाएगी और कुछ ना कुछ राहत देने का काम करेंगे। ठीक है, आप मान रहे हैं कुछ बातें अच्छी भी हैं, लेकिन उम्मीदों के अनुरूप नहीं है, उम्मीदों से कम है। ठीक है, और एक तरीका ये अप्रोच सही भी है, क्योंकि पूरा ड्राफ्ट ही तैयार किया जाता है और सिरे से खारिज कर देना कि बजट में तो कुछ है ही नहीं, ये भी एक गलत अप्रोच है। गुलिया साहब, 9 प्राथमिकताएं बताई गई हैं वित्त मंत्री की ओर से, इस साल क्या रहेंगी? 4 ज्ञान की हम बात करें, बार बार कहा जाता है कि गरीबों, अन्नदाता, युवाओं पर, नारी पर, महिलाओं पर फोकस ये बजट बताया गया है। आपकी पार्टी कैसे दिख रहे हो? एक चीज हम लोग मानते हैं कि कोई भी नई चीज आती है तो उसके आफ्टर इफेक्ट आने में समय लगता है। सरकार की तरफ से कोई नए बजट में प्रावधान है, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा, देखिए भारतीय होने के नाते बात अलग है, हरियाणी में होने के नाते मैं एक चीज सोचता हूँ कि हरियाणा के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। एक ना ही कोई नई रोड परियोजनाएं हमारे लिए इस बजट में प्रावधान है। जो पिछली बार भी एक रेल कोच फैक्ट्री को लेकर के बजट में प्रावधान था, ना ही वो पैसा सरकार की तरफ से लगाया गया, ना ही वो फैक्ट्री अभी तक जमीन पे आ पाई। देखिए जरूर बहुत प्रयासों से उस फैक्ट्री को, रेल कोच फैक्ट्री को हरियाणा प्रदेश के अंदर लाया गया था, लेकिन वो अभी तक उसका काम प्रोग्रेस में नहीं है। जितनी भी बातें थी, देखिए प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की बात थी, तो वो मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से बजट में प्रावधान होना चाहिए था हरियाणा प्रदेश के लिए, जैसे दूसरे राज्यों को मिला है, बिहार को मिला है, आंध्र प्रदेश को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं आज अपने साथी प्रवक्ताओं की बात से, कांग्रेस के प्रवक्ता की बात से एक बात से सहमत हूँ कि अपने घटक दलों को अपने साथ रखने के लिए या ये कहें उन्हें खुश रखने के लिए उनको प्रावधान दिया गया, जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर नए उद्यमी आना चाहते हैं, रोजगार के नए साधन यहाँ उपलब्ध होंगे, अगर नई नई फैक्ट्रियां यहाँ पर आएंगी तो उनके लिए एक स्पेशल पैकेज जरूर होना चाहिए था, जो चीज ताकि हम जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर आकर के नई नई फैक्ट्रियां लगाते, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिलता, व्यापार मिलता। लेकिन इस प्रकार का कोई स्पेशल प्रावधान नहीं रखा गया इसके अंदर, ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो नए उद्यमी आना चाहते हैं इनको किसी प्रकार से एनकरेज किया जा सके कि आप हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर आते हैं तो नई सुविधाएं आपको हरियाणा प्रदेश इस प्रकार की सुविधाएं देगा। लेकिन इस प्रकार का कोई प्रावधान बजट में नहीं देखा गया। तो हरियाणा प्रदेश को लेकर के तो मैं यही बात कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश को तो निराश ही किया गया इस बजट में। अब केंद्रीय बजट है, समूचे राष्ट्र के लिए आया है, आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे, लेकिन अगर हरियाणा प्रदेश के लिए भी कुछ योजनाएं होती, परियोजनाएं होती तो हम ज्यादा खुश होते इसके लिए। जी नरेश जी, एक तरफ सरकार के दावे हैं, दूसरी ओर सिंहासन बचाने वाला, कुर्सी बचाने वाला केवल आंध्रा को, बिहार को तरजीह दी गई है, ये भी कहा जा रहा है। और हरियाणा में तो चूंकि चुनाव भी है, एक आम धारणा ये होती है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी बजट में कुछ प्रावधान होते हैं, तो हरियाणा को अनदेखा करने के आरोप विपक्ष के। जी ज्योति जी नमस्कार। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये एक नकारात्मक, पूरे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए बहुत ही नकारात्मक बजट रहा है इस बार का। और मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर 2 टैक्स स्कीम कौन लेके आया? ये 2 जो कह रहे हैं कि ये टैक्स का रिबेट दे रहे हैं, या ये 2 टैक्स स्कीम लाने का मतलब क्या था? आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एक टैक्स रिजीव है और पूरा देश भी एक टैक्स की तरफ जा रहा है, लेकिन ये 2 टैक्स लेके क्यों आए उसका आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। और ये कहते हैं कि हमने, पहली बात बताइए कि मध्यम वर्ग से अगर टैक्स लिया जाता है
उसके ऊपर आप 80C और DED के लिए जो 2 स्लैब लेके आए, उसके अंदर क्या बचत करने के लिए नई टैक्स स्लैब के अंदर छूट दे रहे हो, आप दूसरे के अंदर छूट नहीं दे रहे हो? एक्चुअल करना क्या चाहते हो? क्या एक परिवार जो है अगर नई टैक्स स्लैब के अंदर जाना चाहता है तो वो एक बचत करना चाहता है कि जो 1.5 लाख की पहले बचत होती थी उसके अंदर अपने बच्चों के लिए पॉलिसी करवाता था या मेडिकल इंश्योरेंस करवाता था, बहुत सारी चीजें रहती थी, अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस रहता था, उसके अंदर ये सब ये खत्म करने का तरीका इस भाजपा सरकार ने किया। और ये कहते हैं कि टैक्स स्लैब के लिए आप कैलकुलेशन देख लीजिए, टैक्स स्लैब बढ़ाने के लिए कौन सी टैक्स स्लैब है आपका 2014 से पहले क्या आज तक का ये 10 साल के बजट के अंदर जो 50,000 रुपए का सिर्फ करेक्शन हुआ है, और इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए उसके अंदर क्या हुआ। फिर ये 2 बाबू की सरकार जो चला रहे हैं आज, एक चंद्रबाबू एक नीतीश बाबू, ये उनका टैक्स स्लैब था, उन बाबुओं को जो भला करने के लिए टैक्स स्लैब था। आपने देखा कि आज जो घोषणा की गई 58,900 करोड़ रुपए जो है बिहार को दिया गया और आंध्र प्रदेश को नई राजधानी बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिया गया। क्या ये हरियाणा का हक नहीं है? क्या उनकी जो सरकार दबाव के अंदर जो ये बजट बनाया गया, क्या उनको बैठा के बनाया गया कि दोनों बाबुओं को बैठा के बनाया गया कि दोनों बाबुओं के इशारे पे सरकार चल रही है? अगर सरकार दोनों बाबुओं के इशारों पे चल रही है तो फिर आप बिल्कुल अलग कर दीजिए, उन दोनों की सरकार चल रही है केंद्र की सरकार के अंदर। और जो पहले इन्होंने कहा कि नौकरी के लिए, जो मैं इस चीज के लिए सहमत हूं कि आपने जो कहा कि जिनकी 1 लाख रुपए से सालाना आय कम होगी उसको जो है हम 3 किस्तों के अंदर 15,000 रुपए देंगे। पहली बात, हर राज्य के अंदर आपको पता है कि महीने के अंदर मिनिमम सैलरी कितनी है कि मेरे ख्याल से कि एक 10,000 या 11,000 रुपए मिनिमम आपने तय कर रखा है। मिनिमम का मतलब वो 1,20,000 रुपए तो वैसे ही हो गया मिनिमम। तो सरकार अपनी ही वादों से देखते कि आप कहां पे गुजर रही है, सरकार को कुछ पता ही नहीं है उस वादे के अंदर। फिर आपके लिए एग्रीकल्चर के लिए आप इन्होंने बोला 1.5 लाख करोड़ रुपीस का जो है, और लेकिन एमएसपी के ऊपर उसके कहीं भी कोई बात नहीं हुई है। फिर आ जाते हायर एजुकेशन के 10 लाख लोन के लिए बात कर रहे थे कि 10 लाख के ऊपर की सरकारी मदद। आज तक मैंने कहीं नहीं सुना है कि आप एजुकेशन लोन के लिए 10 लाख रुपए में एक ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएट बनता है, तो वो उसके अंदर कोई पॉलिसी ऐसी नहीं लेके आ रही हो कि हर बच्चा शिक्षित हो, शिक्षित होगा तो रोजगार अपने आप जनरेट होगा। आपने खुद देखा, ये कहते हैं कि रोजगार लेके आएंगे, रोजगार लेके नहीं, रोजगार जा रहा है। आपने पहले कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि ट्रंप, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी चुनाव चल रहे हैं, ट्रंप ने क्या कहा, हार्ले डेविडसन क्यों गई? क्योंकि हार्ले डेविडसन ने जब ट्रंप के पास जाके पूछा था कि आप जाके इंडिया के अंदर क्यों अपना बिजनेस समेट के आ रहे, उन्होंने बोला कि उनका टैक्स सिस्टम इतना खराब है कि जिसकी वजह से हमें अपनी यूनिट को शिफ्ट करना पड़ा और हमने बंद करना पड़ा। बंद करना पड़ा तो क्या रीजन था? उन्होंने बोला कि हमारे पास 200% टैक्स था, और पूरी हिस्ट्री छपी है वो, आप देखोगे उसके अंदर। तो आप रोजगार के लिए देखेंगे कि शेवरले कंपनी थी वो चले गई, फोर्ड भी चले गई, तो ये कंपनियां तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो चले गई। हरियाणा के लिए आपने देखा ना कोई रेलवे का बजट है, ना कोई रोजगार के लिए बजट है कि आप कहां से रोजगार जनरेट करेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा, रोजगार कुछ नहीं है। व्यापार के लिए आपने क्या व्यापार नीति है, जो सारी की सारी व्यापार नीति जो गुजरात के लिए बनाई है उसके लिए क्या हरियाणा में नहीं लागू कर सकते? क्या हरियाणा के लोगों को जो यहाँ से रोजगार जो पलायन किया उसके लिए क्या प्लानिंग लेके आए थे आप? स्वास्थ्य के लिए कोई, जैसा अभी हमारे भाइयों ने बताया कि स्वास्थ्य के लिए कोई भी मेडिकल कॉलेज के लिए, आज मैं कहता हूँ कि, और सीना ठोक के कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो आप केस रेफर करते हो कम से कम उनका इलाज करते हैं हम गरीब लोगों का। आपके राज्य के अंदर आपके जो एनसीआर के राज्य हैं सारे के सारे मरीजों को ट्रांसफर किया जाता है यहाँ से। मैं आपको खुद बता दूं, फरीदाबाद, गुड़गांवा, बहादुरगढ़, उनके जितने भी रेफरल केस हैं दिल्ली के लिए रेफर कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं? आपके पास मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं रही, आज तक मेडिकल कॉलेज की मांग। और विदु जी देखिए, यूं तो बहुत सारी खामियां निकाली जा रही हैं, लेकिन जो एक मेन बात, एक प्रमुख बात जो कि सभी की ओर से कही गई है कि हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, हरियाणा को क्यों अनदेखा किया गया? क्या हरियाणा के लिए कोई भी पैकेज दिए जाने की दरकार नहीं थी? हरियाणा को अनदेखा तो वैसे किया ही गया है, हरियाणा के लिए दिया क्या है? ठीक है, मैं बीजेपी से उत्तर ले रही हूँ ना, आप सुनिए। एक बार रुक जाइए। SYL का पानी से हरियाणा को वंचित करने वाले यहाँ पर हरियाणा के लिए विशेष पैकेज मांग रहे हैं। आज SYL पे बात नहीं हो रही है। मैं सीधा आपके जवाब पर आता हूं। आप अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। बीच में मत बोलिए आप। आज बजट की बात हो रही है, बात करने दें। आप ना सिखाइए, एंकर बैठी हैं उसके लिए। आप शांत हो जाइए, एंकर बैठी हैं मुद्दे पर बात करने के लिए। जी, तो हरियाणा के लिए अगर आपका स्पेसिफिक सवाल है कि किसी विशेष पैकेज की मांग का, मुझे नहीं लगता पिछले 50 साल में 55 साल में हरियाणा के किसी मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुनर्गठन कानून बना जब से, तब पंजाब पुनर्गठन कानून जब से बना तब से लेकर आज तक कभी विशेष पैकेज की कभी मांग की हो। हम सेल्फ रिलायंट हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारा पंजाब पुनर्गठन कानून है 1966 का, उसको ही पूरा कर दे पंजाब। और ये पार्टियां उसमें जो है गिल्टी रही हैं जिन्होंने पंजाब में राज करके हमें वंचित किया।
वही नहीं पूरा हुआ। तो पहला अगर सीधा आपका सवाल है तो आवश्यकता कहाँ थी? जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून बना यूपीए सरकार के दौरान, उस समय जल्दबाजी में, क्योंकि पूरी तरीके से घिर चुकी थी कांग्रेस की सरकार, तब जल्दबाजी में जो है कुछ ऐसे वादे किए गए, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां की गई। किसी की डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत ज्यादा, किसी की डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही है। क्या मुझे ही आ रही है या सभी को आ रही है? नहीं, हम भी सुन पा रहे हैं। अभी आप में से किसी के, प्रवक्ताओं में से किसी के? चलिए थोड़ा प्रोफेशनली करते हैं इस मामले को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आंध्र प्रदेश से हैदराबाद को स्नैच कर लिया गया, वो हैदराबाद एक साइबर सिटी किसने बनाया था? चंद्रबाबू नायडू ने बनाया था। हम याद करते हैं, बिल क्लिंटन से लेकर बिल गेट्स तक आया करते थे, और देश का सबसे पहला आईटी हब जो था वो हैदराबाद था। जब चंद्रबाबू नायडू यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो जब उनसे एक तरह से स्नैच कर लिया गया और उसके बदले उनको कुछ भी नहीं दिया गया, केवल ये कहा कि 10 साल में आपको जो है अपना एक अलग से राजधानी बना लीजिएगा। उस राजधानी को बनाने के लिए क्या पहले पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा किसी तरह का काम किया गया? नहीं किया गया। फिर कितना व्यापक तौर पर वहां भ्रष्टाचार रहा, और उसके तहत जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है आज घेरे में है। मैं इस पर बहुत डिटेल में बात करूंगा तो मुझे लगता है अन्य सवाल रह जाएंगे। लेकिन एक वादा जो कांग्रेस की गलती से, कांग्रेस ने नहीं किया था, अपनी गलती को छुपाने के लिए किया था, उस वादे को जो है आकर भारत की सरकार ने, जो अब एनडीए की सरकार है, उसने पूरा किया है कि पंजाब के अंदर, माफी चाहूंगा, आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी जो है उसको बनाने के लिए, वहां अर्बन डेवलपमेंट के लिए, वहां पर हर प्रकार के विकास को करने के लिए जो उनको मदद का वादा कांग्रेस सरकार ने किया था, उसका वादा उन्होंने किया, पूरा हम कर रहे हैं। दूसरा, बिहार की जहां तक बात है, तो एक बात तो निश्चित तौर पर है, यह देश विकसित तब होगा जब इस देश के सभी कंपोनेंट एक साथ कदम ताल करते हुए चलेंगे। कोई भाई जो है अगर पीछे रह जाएगा तो क्या वो सारे के सारा सिस्टम है उसको पीछे नहीं धकेलेगा? अगर कहीं पर आवश्यकता है तो वहां पर होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बने, हरियाणा के अंदर अपने शहर में बहुत अच्छे एक्सप्रेसवेज बने, चाहे 152D की बात हो, चाहे हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल की बात हो, चाहे हमारा 709 वाला जो है, जो पानीपत को मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार से जोड़ता है और पूरे उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, हमें अपने शहर के मिले हैं। लेकिन बिहार अगर इस विकास यात्रा में कहीं पीछे रह गया था तो उन्हें एक्सप्रेसवेज दिए गए। कोसी नदी की मार हम हर साल देखते हैं। हमारे साथी बिहार, अब ये बिहार और आंध्रा वाले कोई युगांडा देश के नागरिक नहीं है, हमारे भारतवासी हैं, हमारे साथी हैं। इतनी ज्यादा संकीर्ण सोच नहीं हो सकती हमारी कि हम ये कहें कि उनको क्यों मिल गया। जिनको आवश्यकता थी उनको मिला जाएगा, ताकि वो मुख्य धारा में आकर देश को आगे विकसित करें। लेकिन ये फिर ये कह रहे ना, आप लोगों को उनकी आवश्यकता ज्यादा है, आप लोगों को ज्यादा आवश्यकता है। आंध्रा और बिहार तो पहले भी जो बजट पेश किए गए उनकी जरूरत अब नई तो आई नहीं है। आप जिन जरूरतों की बात कर रहे हैं, अचानक रातों रात अभी तो हो नहीं गई है, ये पहले भी थी। तो ये कह रहे हैं आप लोगों को जरूरत ज्यादा है अपना सिंहासन, अपनी कुर्सी, अपनी सरकार बचाए रखने के लिए। तो ये एक एंगल है जो आप समझ भी रहे हैं क्यों कहा जा रहा है विपक्ष की। ज्योति जी, कहावत है कि एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई। हम 10 साल का जो कुशासन था कांग्रेस सरकार का, जो यूपीए सरकार का, उसमें हर रोज सुनते थे भ्रष्टाचार क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, गठबंधन की मजबूरी है। दुराचार क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, गठबंधन की मजबूरी है। असंतुलित विकास क्यों कर रहे हो, गठबंधन की मजबूरी है। किस प्रकार से गठबंधन के घटक डिक्टेट किया करते थे। आज वो स्थिति नहीं है, आज स्थिति उल्टी है। आज भारत चाहता है कि पूरा भारत खड़ा होकर, ये मुट्ठी बंद कर कर जो है भारत को विकसित बनाने के संकल्प में आगे बढ़े और 2047 तक इस देश को विकसित करे। मैं निवेदन करूंगा, मेरी बात पूरी करने दिया जाए। अगर अगला सवाल आप पूछे तो पिछले सवाल बहुत सारे रह जाएंगे, फिर उतना समय नहीं दे पाएंगे आप। तो कुल मिलाकर जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं उनकी बातों का जवाब, बड़ी अटपटी बातें हैं, जैसे उनके नेता की बातें बड़ी अटपटी हैं, जवाब देना बहुत आवश्यक है। इन्होंने सबसे पहले तो खुद कह दिया कि व्यापारी उद्योगपति का तो जिक्र तक नहीं है इस पूरे बजट में। अगर बजरंग दास को उद्योगपति का जिक्र नहीं दिख रहा तो बजरंग दास के बालक बुद्धि नेता को कैसे दिख रहा है? बालक बुद्धि तो ट्वीट कर करके अडानी और अंबानी आज फिर चिल्ला रहे हैं। आपस में बजरंग दास और इनके बालक बुद्धि तय कर लें कि क्या उद्योगपति का जिक्र है या नहीं है। बालक बुद्धि तो कह रहे हैं अडानी अंबानी का है ये,
और ये कह रहे हैं कि उद्योगपति का जिक्र नहीं है। तो आपस में एक समन्वय तो बना लें, दोनों चीजें तो नहीं, यू कैन नॉट ईट द केक एंड हैव इट टू, दोनों चीजें नहीं चल सकती साहब। कहीं पर आपस में कहीं राहुल गांधी से संधि कर लो, असल सच क्या है हमें पता चल जाएगा। फिर ये क्या कह रहे हैं कि कलाकारी का इन्होंने जिक्र किया और कलाकारी करते हुए कहते हैं एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। अरे भाई एक्साइज ड्यूटी कहां बढ़ा दी? एक्साइज ड्यूटी तो कुछ अंक कम हुई है। कौन से पैराग्राफ में, कौन से पेज पर एक्साइज ड्यूटी? क्यों झूठ बोलते हो? खटाखट झूठ बोलना ठेका ले लिया क्या कांग्रेस ने झूठ बोलने का? एक सवाल इन्होंने रोजगार को लेकर जो है उठाया। बीच में नहीं बोलो बजरंग दास, बहुत कम समय मिलता है। भाजपा को सब सवाल झेलने पड़ते हैं और समय नहीं मिलता उत्तर देने का। 2 करोड़ प्रतिवर्ष का इन्होंने जिक्र किया। तो मैं इनके सामने जो है इनके फर्जी जो है अपना कौन सा इनका वो मजाक वाला CMIE, उस संस्था नहीं, देश की संस्था, कांग्रेस के शासन द्वारा स्थापित की गई संस्था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, उसकी रिपोर्ट आपको बताता हूं। 2019-20 में 4.3 करोड़ जॉब्स की जनरेशन हुई, 2020-21 में 3.1 करोड़ की हुई, 2021-22 में 1.12 करोड़, क्योंकि ये कोविड वाला काल था सारा, और 2022-23 में 1.9 करोड़, और फिर 2023-24 में जो पिछला साल गया सबसे अधिक 4.7 करोड़। ये पिछले 5 साल में 15.2 करोड़, यानी एक साल की एवरेज 3 करोड़ से अधिक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई बैठकर CMI का जो महेश व्यास है जो कांग्रेस का घोषणा पत्र लिख रहा है वो नहीं कह रहा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कैरियर EPF4 की रिपोर्ट, जो लोग खुद अपना नया प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाते हैं, जिनको रोजगार मिला उन्होंने तो अकाउंट खुलवाया। प्रोविडेंट फंड अगर थोड़ा सा भी अगर आप इकोनॉमिक्स जानते हैं तो उन्होंने अपने जो नए अकाउंट खोले उसके बेसिस पर बात करें, इन्होंने 10 साल का हिसाब लगाया 20 करोड़, जबकि EPFO के अकाउंट्स जो नए बने हैं पिछले 10 साल में वो 27.67 करोड़ नए अकाउंट खुलने की बात कर रहे हैं। ये तो 20 करोड़ कह रहे थे, यहां तो 27 करोड़ के करीब का रिपोर्ट आ रहा है। लेकिन कलाकारी जो शब्द इन्होंने उपयोग किया ये इन पर बिल्कुल ठीक फिट बैठती है, क्योंकि झूठ बोलना, खटाखट झूठ बोलना, बेशर्मी से झूठ बोलना, बालक बुद्धि की पार्टी ने अपनी नीति बना ली है और इसलिए मैं एक्सपोज कर रहा हूं इनको। मुझे जल्दी से इनकी एक और बात पर, एक और झूठ पर मुझे आना चाहिए। ये कह रहे हैं दूध दही पर टैक्स नहीं था। ये लगातार लगभग मेरे ख्याल हर डिबेट में ये झूठ बोलते हैं। दूध दही पर आज भी टैक्स नहीं है जो खुला है। पैक्ड फूड जो है, जो पैक्ड फूड होता है उस पर पहले वैट लगा करता था और वो 5% तक लगता था और कुछ जगह तो 12% भी वैट लगता था। खुद बजरंग दास जब व्यापारी नेता होते थे वैट के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। आज कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर अपना पास्ट भूल गए। क्या दूध और दही पर, जो पैक्ड दूध और दही होता था उस पर टैक्स नहीं लगता था? बजरंग दास बोल दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं, प्लीज 30 सेकंड और दे दीजिए मुझे। एक बात और सवाल खड़े किए गए इन्होंने, 2 छोटे छोटे सवाल हैं, उनमें से एक का प्रयास करता हूं देने का। एक इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से फंड एलोकेशन नहीं दी गई। आप ध्यान कीजिए, ये जो हमारा जो बजट होता है वो कंटिन्यूएशन में होता है। अगर पिछले बजट में उसकी घोषणा की गई थी तो एलोकेशन है, वो सारे फंड्स कैरी आउट होते हैं अगले बजट में। ऐसा नहीं होता कि हर बार उसी फंड्स, उसी चीजों की घोषणा दोबारा हो। लेकिन जो बात सच्चाई की है वो ये है कि 390 नई यूनिवर्सिटीज की बात हो या 617 के करीब जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, ये इस देश में होते हैं। आपने बहुत विस्तार से अपनी सारी बातें कह दी हैं। सिर्फ छोटा सा आंकड़ा ठीक है, आपने बहुत एक आंकड़ा देने दीजिए ज्योति जी, एक आंकड़ा बहुत जल्दी। जो हेल्थ में स्पेंडिंग्स यूपीए के 10 साल के दौरान थी, बस 5 सेकंड में दे दूंगा। यूपीए की 10 साल की स्पेंडिंग्स थी 2.1%, 10 साल की एवरेज। हमारी जो है 3.38%, 10 साल की एवरेज स्पेंडिंग्स हेल्थ में। एमबीबीएस की सीट्स में लगभग डबल कर दी जब से यूपीए छोड़ के गई थी। एमडी की सीट्स डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना बढ़ा दी, 70% इंक्रीज कर दिया हमने। और उसके बाद ये आकर हमें पाठ पढ़ाएं, बड़ा आपने बहुत सारे आंकड़े बता दिए, बहुत सारे आरोप भी लगा दिए। बजरंग जी, एक तो ये कह रहे हैं संधि कर लीजिए राहुल गांधी से, वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल उद्योगपतियों के लिए किया गया, आप कह रहे हैं उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ है ही नहीं बजट में। ज्योति जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं राहुल जी के बीच में नहीं बोला जाए। आपके बीच में भी किसी को नहीं बोलने दिया जाएगा। रखना मेहरबानी करके। बिल्कुल बोलिए। बात है तो नोट कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथी ने कहा टैक्स के बारे में
मैं पूछा था उनको, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, किसी के लिए भी 1 रुपए की छूट, 1 रुपए की सुविधा दी हो तो मैं आपके चैनल पर बैठा। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि जहां तक कि इन्होंने कहा कि पहले उस पे दूध पे दही पे टैक्स था। मैं ये बताना चाहता हूँ, ना तो पहले चीनी पर टैक्स था, ना पहले दूध पर टैक्स था, ना कपड़े पर टैक्स था, ना लस्सी पर टैक्स था। इन वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं था, यहाँ तक कि खाद पर भी टैक्स नहीं था। मेरे साथी को बताना चाहता हूँ, ये भी चेक कर ले। झूठ बोलने पर भी कोई टैक्स नहीं है बजरंग दास जी, इसलिए खटाखट झूठ बोल रहे हो। सुनो ज्योति जी, या तो इनको बुला ले करो, खटाखट फटाफट में खटाखट फटाफट कर देंगे हरियाणा में, चिंता ना करो। तो जी मैं दर्शकों पे छोड़ रहे हैं ना, हम डिसाइड करने दीजिए। सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, अपने समय में इनको कोई बात कहने दीजिए। इच्छाएं पूरी करेंगे खटाखटारी। और जहां तक कहा फिर टैक्सों में रियायत की बात करी, तब पूछना चाहता हूँ, जितने भी जनरल गुड्स आइटम थी, जो बात कर रहे थे टैक्स वाली, जितनी भी जनरल गुड्स आइटम थी, आम चौक में आने वाली वस्तुओं थी, उनका 5% रेट होता था। आज क्या है, 18 व 28% जीएसटी है। कोई रियायत थी, कोई छूट दी, कोई प्रकार की छूट नहीं दी। ये कहते हैं एक्साइज ड्यूटी की बात कही, मैंने कहा क्या कहा, पेट्रोल में डीजल में नाम लिया था, पेट्रोल में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थोड़ी नहीं 600% बढ़ाने का केंद्र सरकार ने काम किया। यहाँ तक कि हमारे राज्य के अंदर डीजल पर 8.9 वेट कर होता था, आज इनके राज्य के अंदर दुगना उसके डीजल पर वेट कर रहे हैं। आंकड़े दे देता हूँ। फिर ये कहते हैं नहीं जी हम तो सही थे, आप गलत थे। उन्होंने एक बात और कही बिहार आंध्रा के बारे में, हमने तो विरोध नहीं किया, हमने किया कहा भी हरियाणा को मिलना चाहिए, हरियाणा भी देश का हिस्सा है, हरियाणा से क्यों नहीं मिले, नई रेल लाइन मिलनी चाहिए, नई परियोजना हमारे हरियाणा में मिलनी चाहिए। ये थोड़ी है हमने कोई पैकेज नहीं मांगा तो हमारे हरियाणा में कोई नई परियोजना की बात नहीं है। जो काम हो गया आगे, और यहाँ तरक्की नहीं करना, हमारे यहाँ तरक्की करना है तो नई परियोजना जरूरत पड़ेगी, नई रेलवे लाइन की जरूरत पड़ेगी, पुलों की जरूरत पड़ेगी, ऐसी अनेकों चीजें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने रोड की बात करी, हमने रोड, मैं ये पूछता हूँ, केंद्र सरकार का एक नियम है 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 टोल नहीं होते, ये 60 किलोमीटर के बाद टोल होगा। आज माइयर से लेके जो अगरवा है 34 किलोमीटर पड़ता है, 2 टोल है। आप देखोगे चौधरी बाग से लेकर आप जो सरसोद है वहाँ 2 टोल लगे हुए हैं, वहाँ 36 किलोमीटर है। तो किस बात से 2 टोल आप ले रहे हो, 10 साल से ले रहे हो। तो ये कई चीजें ऐसी है जो जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। पेट्रोल डीजल की खपत, जैसे टोल लगेगा, गाड़ियां की लाइन लगेगी, पेट्रोल डीजल का नजायज खपत होगी, जनता पर आर्थिक बोझ डलेगा। तो आपकी योजना, आपका मंत्री नितिन गडकरी जी घोषणा करता है 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल नहीं होगा, सारे टोल हटाए जाएंगे। आज भी आपको मैं उदाहरण दे दिया, ओनली हिसार जिले के 2 टोल का उदाहरण दिया, आप फरमाइश कर लो। और 20 बार उनको मैं लेटर लिख चुके, उन्होंने घोषणा की ये टोल हटाया जाएगा, एक बार नहीं 3 बार नितिन गडकरी जी का बयान आ चुका। आज तक, आज 1 साल से ज्यादा हो गया, वो टोल तक नहीं उठे। आप बात करते हो हरियाणा के बारे में, हरियाणा के लिए हम ये लेकर आए हैं। आज युवा का ले लो, क्या युवा को आपने दिया, कौन सी युवा को नौकरी का बात कर दिया, हम उसमें इंटर्नशिप करवाएंगे, कब करवाओगे, कहाँ से नौकरी लाओगे। आपने काम ये करना चाहिए था, हम व्यापार में को बढ़ावा देंगे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर युवाओं को नौकरी देंगे, और आपको ये छूट दी जाती है, इतने लोगों को रोजगार आपको देना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप व्यापार में को बढ़ावा देने के लिए, मैं लास्ट कमेंट्स के लिए रुक कर रही हूँ। और आपको दावा दूं, हरियाणा ही नहीं देश के अंदर कोई भी बेरोजगारी नहीं रहेगी जब आप व्यापार में को बढ़ावा ही नहीं दोगे, उनको सुविधा ही नहीं दोगे, और आप ही नहीं दोगे, तो कहाँ से तो नए लोग लगेंगे, कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज 4था युवा बेरोजगारी के अंदर घूम रहा है। आप गांव में चले जाओ, गांवों में आपने कोई
एक भी छोटी औद्योगिक इकाई लगाने के लिए कोई सुविधा देने की बात कही है? ज्योति तो जी, छोटे एक मतलब रिबटल व्यापारी दे के लिए दीजिए। कोई बात ही है आपने? अभी कोई रुकिए बात विदु नहीं। जी, समय अगर बचता कोई है तो योजना लास्ट नहीं। कमेंट आपसे लेंगे। अजय गुलिया जी, लास्ट कमेंट, सभी से अंतिम कमेंट ले रहे हैं चर्चा को। नहीं देखिए ज्योति जी, इनके कह देने से नहीं होगा। ये तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि हरियाणा प्रदेश के लिए इसमें कोई नया पैकेज नहीं है। और बाकी मैं एक चीज बता दूं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को स्टेबल करने के लिए जो इनके घटक दल हैं, बड़े घटक दल हैं, उन राज्यों को विशेष पैकेज देने की आवश्यकता क्यों इन लोगों को पड़ी? और जबकि एक बात मेरे साथी प्रवक्ता ने कही कि जब ज्वाइंट आंध्र प्रदेश था तो सबसे बड़ा जो आज गुड़गांव हब बना हुआ है आईटी का, वो आंध्र प्रदेश के अंदर था। और आंध्र प्रदेश के पास तो शुरू से हमेशा पैकेजेस रहे हैं और हमें कोई इस बात की कोई आपत्ति नहीं कि बिहार को पैकेज मिला नहीं मिला। 10 साल से बिहार उससे पहले नहीं, उससे पहले क्यों नहीं इन्होंने बिहार को पैकेज दे दिया था? उससे पहले नहीं। बात ये नहीं है ज्योति जी, देखिए सभी स्टेट्स को मिला करके यूनियन ऑफ इंडिया बनता है। किसी राज्य को कुछ मिले हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लिए भी जिस प्रकार से यहाँ आज अवसर है हमारे पास कि नए नए उद्यमी आ जाए यहाँ प्रदेश के अंदर आकर के उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। उनके लिए नए रिलीफ प्लान्स आने चाहिए थे, इंडस्ट्रियल हब की घोषणा होनी चाहिए थी कि यहाँ आकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे दिल्ली के बिल्कुल साथ लगते हैं, चाहे उसमें झज्जर हुआ, सोनीपत हुआ, खरगोदा हुआ या और भी हमारे साथ लगते जिले हैं, फरीदाबाद हुआ, इनके अंदर नए इंडस्ट्रियल जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या जैसे एक्साइज फ्री जोन्स बनाने की अगर इन राज्यों में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में बात होती तो और ज्यादा उद्योग हरियाणा प्रदेश के अंदर आते, नए रोजगार के साधन हमारे यहाँ उपलब्ध होते, बहुत सारी चीजें होती। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लिए इस बजट चलिए रेडू साहब, देखिए बीजेपी दावा कर रही है, सीएम का भी बयान आया है कि विकसित भारत की दिशा में, विकसित भारत के निर्माण में नया अध्याय साबित होगा बजट। नहीं ज्योति जी, देखिए वो सरकार है, सरकार तो अपनी बात कहेगी, लेकिन जिस प्रकार से मैंने पहले सेशन में बताया कि इसमें हमारे जो मध्यम वर्ग है उसको दबाने का काम किया गया और मध्यम वर्ग के बगैर देश आगे नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार से किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, किसान को जो बेनिफिट देना चाहिए था वो नहीं दिया गया है। हालांकि देखिए यहाँ पर सोने चांदी के रेट डाउन किए गए, उनके ऊपर टैक्स घटाया गया है। अच्छा होता कि किसान के इनपुट और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी टैक्स घटाते तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 70% एग्रीकल्चर के ऊपर हिंदुस्तान की जनता डिपेंड करती है और उसके ऊपर इतने भारी भरकम टैक्स लगाए गए। सोना चांदी बड़े लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए होता है, लेकिन वो भी घटाओ, लेकिन कम से कम किसान का भी घटाना चाहिए था। दूसरी बात, ये यूथ की बात करते, ठीक है इन्होंने 1 करोड़ लोगों युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप जो देने का काम किया 500 कंपनी, लेकिन रोजगार के अवसर कहाँ? वहां वो एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे? उनके लिए रोजगार पैदा करने चाहिए था, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था। कोई बड़े उद्योग, कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई ऐसा सिस्टम लेकर के आते कि वहां से आपने इंटर्नशिप कर ली और इंटर्नशिप करने के फौरन बाद आपको फलां जगह एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पैदा करना चाहिए था, वो नहीं किया गया, केवल एक लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। दूसरी बात, एजुकेशन लोन अच्छी बात है, बढ़ाने का काम किया है इन्होंने, लेकिन आज के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में 10 लाख भी बहुत कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए। दब इन्होंने बढ़ाया, ठीक किया, लेकिन इसको और बढ़ा देना चाहिए, किसी समय की जरूरत है। जी नरेश जी, विदु जी आ रहे हैं, लास्ट कमेंट लेंगे आपसे। आम आदमी पार्टी को लेकर तो बीजेपी कह रही है कि आप लोग तो हरियाणा हित की बात करते अच्छे नहीं लगते हैं। जी ज्योति जी, ये भी बहुत खटाखट कर रहे थे। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बहुत फेमस है सफाचट। अब की बार ये सफाचट हो जाएंगे, वो दिख जाएगा। कहते थे हमारे एक मूवी आई थी उसके अंदर रूंडे और खूंडे, ऐसे अब की बार इनका रूंडे खूंडे करके इनका सफाचट कर देंगे। और दूसरी बात इंटर्नशिप की, इनको शायद ज्ञान नहीं है। और ये जो शिक्षा की बात करते हैं, और कल इनकी शिक्षा मंत्री का बयान आता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। हम तो गुड़ देश के अंदर फ्री में देते हैं, मंदिरों में जाओ वहां पे गुड़ चना फ्री में मिलता है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिसका शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने करी थी और फ्री देने के लिए। इनका हरियाणा के अंदर इतना शर्मसार बयान आया शिक्षा मंत्री का, वो भी। और फिर ये अभी जो बात करते हैं इंटर्नशिप की बात करते हैं, कभी भी बीटेक करो या कोई भी आप करते हो उसके अंदर 6 मंथ की इंटर्नशिप ऑलरेडी होती है और ये रूल्स पहले से लागू है। ये नया कौन सा लेके आए, कौन सी इंटर्नशिप लेके आए, या अपने बच्चों को वैसे ही गोली दे रहे हो जैसे नीट के अंदर उन्होंने कर दिया, एग्जाम के साथ किया, ऐसे ही इनको कुछ मालूम होता नहीं।
वैसे ही बगलाते रहते हैं, ये लेके आएंगे वो लेके आएंगे, लेके कुछ नहीं आएंगे। सफाचट है इनके लिए अब की बार। मैं कहता हूँ सफाचट 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 सफाचट। अब की बार ये सफाचट हो जाएंगे। सफाचट की सरकार नहीं रहेगी। चर्चा का लास्ट कमेंट विदु जी से। देखिए, इन्होंने बार बार पूछा हरियाणा को क्या मिला, तो मैं बड़ा हैरान हूं। जब देश के युवाओं को मिलेगा तो हरियाणा के युवाओं को नहीं मिलेगा क्या? जब देश के 1 करोड़ युवाओं को पहली नौकरी का पहला वेतन जो है वो सरकार गारंटी कर रही है, तो क्या वो हरियाणा के युवाओं को नहीं मिलेगा? जब इकोनॉमिक कॉरिडोर अमृतसर से कोलकाता के बीच अगर खोलने की बात हो रही है, तो क्या हरियाणा के बीच में से नहीं निकल रहा? क्या हरियाणा के साइड में से निकल रहा है वो कॉरिडोर? हरियाणा के बीचों बीच हरियाणा का 38% हिस्सा जो है जिसको कवर कर रहा है वो कॉरिडोर, तो ये हरियाणा को मिला है। जहां रेलवे की जहां तक बात है वो भी झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि रेलवे का अलग से बजट नहीं आता। रेलवे बोर्ड तय करता है आवश्यकताओं के अनुसार, उनको केवल बजट एलोकेशन की जाती है। तो वो भी विद डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि रेलवे लाइंस, नई नई रेलवे लाइंस की बात हो, चाहे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो। बहुत महत्वपूर्ण है ये बताना कि जो 3 करोड़ नए घर बन रहे हैं उनमें बहुत सारे घर हरियाणा के गरीबों को मिलने वाले हैं। वो भी हरियाणवी हैं। उनको हरियाणवी ऐसा ना माने कि वो हरियाणवी नहीं है। जब मुद्रा लोन की बात है, अगर वो 10 लाख से बढ़कर 20 लाख है, वो भी हरियाणवियों को भी मिलेगा, वो हरियाणवियों से नहीं छूटेगा। अगर 3 लाख करोड़ की महिलाओं के लिए जो है योजनाएं रोल आउट हो रही हैं, तो हरियाणा के युवाओं को भी मिलेगा। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। अगर 32 अलग अलग फसलों पर 100 नई ज्यादा यील्डिंग कैपेसिटी वाली, यानी ज्यादा उत्पादन वाली अगर वेराइटीज जो है ले डाउन हो रही हैं, तो हरियाणा तो कृषि प्रधान है, हरियाणा को मिलने वाला है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि एक बहुत बड़े हमने कदम बढ़ाया है विकसित भारत की तरफ, एक बेटर फ्यूचर की तरफ हमने, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। और जिस प्रकार से पिछला हम यूपीए का शासनकाल हम देखते हैं कि पिछले जो यूपीए के 10 साल थे उनको लॉस्ट डेकेड बोला जाता था। पीपी पॉलिसी पैरालिसिस के तौर पर याद किया जाता था। उद्योगपति याद करते थे, उद्योगपतियों की बहुत बात कर रहे थे बजरंग दास जी। और कहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के एनडीए सरकार के 10 साल को पीपी पॉजिटिव परफॉर्मेंस के तौर पर याद किया जाएगा। और याद किया जाएगा किस प्रकार रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक, उद्योगपतियों के लिए, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर ईज ऑफ क्रेडिट स्कीम तक जो है उद्योगपतियों के लिए हमने ले डाउन की है। जिन्होंने रोना है वो रोने की स्क्रिप्ट पहले एक रात पहले लिख लेते हैं। बजट कैसा भी आना था, इन्होंने रोना ही था। और इसलिए जो है आज राहुल गांधी का ट्वीट उनके प्रवक्ता के वक्तव्य से मेल नहीं खा पा रहा। इसलिए ही जो है आज इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की जो बात है वो विरोधाभासी लग रही है। इसलिए ही भाजपा विरोधियों की बात जो है आज सिरे से खारिज होती दिख रही है। देश के अंदर एक समग्र विकास का एक नया आयाम हमने आज प्रस्तुत किया है। ये पथ है 2000 वो जो अच्छा इनको लगा है उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, जो कमियां लगी हैं वो गिना रहे हैं। बजरंग जी को कुछ कहना, जल्दी बोलिए बजरंग जी। एमएसएमई वो कह रहे हैं किसानों ने झटका दिया, उन्होंने वो कह रहे हैं किसानों ने झटका दिया और किसानों ने हमें भारतीय जनता पार्टी को जो है आज आपने मुझे आखिरी कमेंट का वादा किया, मैं किसानों वादा किया तो आपने आखिरी कमेंट कर लिया ना विदु जी, अब बोलते तो नहीं रहेंगे। मैं बजरंग जी को भी तो टाइम दे रही ना बोलने के लिए। ये कुछ कहना चाहते हैं योजना हमने जो बात बजट में कही है, मैं पूछना चाहता हूँ हरियाणा सरकार ने तो कांग्रेस की सरकार ने पूछिए मत, लास्ट कमेंट है, पूछिए मत, जवाब नहीं ले पाऊंगे। 3,82,000 गरीब परिवारों को प्लाट दिए, आपने क्यों योजना बंद की? वो योजना आपने 10 साल एक भी व्यक्ति को प्लॉट नहीं दिया। बजरंग दास फिर खटाखट झूठ बोल रहे हैं। बताओ किसकी रजिस्ट्री दी? रजिस्ट्री दिखा दो एक भी। 3,82,000 छोड़ो, 82,000 की दिखा दो, 8,000 की दिखा दो, 800 की दिखा दो, 80,000 की रजिस्ट्री दिखा दो हमें। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने चर्चा के लिए वक्त निकाला। और तो चर्चा बजट कैसा है, सरकार क्या दावे कर रही है, विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, इसी को लेकर के फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। I present the budget for the year